वैसे तो हमारे देश में जुर्म के हर रोज हजारों केस दर्ज होते हैं, लेकिन बलात्कार जैसा जघन्य अपराध हमारे देश में चौथा सबसे आम अपराध है। एनसीआरबी की 2021 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 31,677 मामले दर्ज हुए थे, जिसका प्रतिदिन का औसत 86 है। यानी कि यह कह लीजिए कि हर घंटे 4 बलात्कार की रिपोर्टें दर्ज होती हैं। यह आंकड़ा 2020 में 28,046 था और 2019 में 32,033। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 31,677 मामलों में से 28,147 मामलों में 90% बलात्कारी पीड़िता के परिचित थे। यानी यह कह लीजिए कि हर साल 90% बलात्कार पीड़िता के परिचितों द्वारा किया जाता है। हालांकि विश्व में भारत को बलात्कार के प्रति व्यक्ति सबसे कम दर वाले देशों में रखा जाता है। पिछले कई वर्षों में भारत में बलात्कार की रिपोर्ट बढ़ी है, क्योंकि इन घटनाओं पर पूरा ध्यान गया है मीडिया का, और जिसके चलते स्थानीय और राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिसके चलते सरकार को बलात्कार और यौन उत्पीड़न के अपराधों के लिए दंड संहिता पीनल कोड में भी सुधार करना पड़ा। एनसीआरबी की 2021 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में भारतीय राज्यों में सबसे अधिक बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश आता है। महानगरीय शहरों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2021 में 1226 मामलों के साथ बलात्कार सबसे अधिक घटनाएं जारी रही, जबकि कोलकाता का दर औसत सबसे कम रहा। हालांकि हाल ही में लेडी डॉक्टर के मामले में पुलिस का रवैया देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं क्यों सबसे कम मामला दर्ज हुआ है। वैसे तो हमारे भारतीय दंड संहिता में भी बलात्कार को परिभाषित किया गया है। हालांकि 3 फरवरी 2013 से पहले कुछ और कानून था, 3 फरवरी 2013 के बाद कुछ और आया। तो 3 फरवरी 2013 से पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में बलात्कार को 6 भागों में परिभाषित किया गया था, जिसमें पॉइंट नंबर 1 है कि महिला की सहमति के बिना, पॉइंट नंबर 2 महिला की इच्छा के विरुद्ध, पॉइंट नंबर 3 महिला की सहमति से लेकिन महिला को डर है कि अगर वो ऐसा नहीं करती है उसको मारा पीटा जाएगा या फिर उसको जान से मार दिया जाएगा। तो डर बस अगर महिला ने सहमति दी है तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। पॉइंट नंबर 4 महिला की सहमति से लेकिन जब पुरुष जानता हो कि वह उसका पति नहीं है, हालांकि जो महिला है वो उसको अपना कानूनी पति मानकर वो कर रही है। पॉइंट नंबर 5 महिला की सहमति से, जबकि सहमति देते समय महिला की मन की अवस्था ठीक ना हो या फिर वह नशे में हो। पॉइंट नंबर 6 महिला की सहमति से या उसके बिना जब वह 16 वर्ष से कम उम्र की हो। लेकिन ये सारे 6 परिभाषाओं को वैवाहिक बलात्कार के समान यौन अपराध से बाहर रखा गया है और 16 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग के साथ सभी यौन संबंधों को बलात्कार माना गया है। 3 फरवरी 2013 के बाद आपराधिक कानूनों संशोधन अधिनियम 2013 के माध्यम से परिभाषा को संशोधित किया गया, जिसमें नाबालिग की कानूनी उम्र को बढ़ा करके 18 वर्ष कर दिया गया। संशोधन के बाद इसमें 7 भागों में बांटा गया, जिसमें से पॉइंट नंबर 1 से 5 तक तो सेम रहता है 3 फरवरी 2013 से पहले वाला। पॉइंट नंबर 6 और 7 में बदलाव किया गया। पॉइंट नंबर 6 वही रहता है कि उसकी सहमति या उसके सहमति के बिना जब लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम हो, और पॉइंट नंबर 7 जब महिला अपनी सहमति दिखाने में सक्षम ना हो। सरकार शादी के झूठे वादों पर सहमति से किए गए यौन संबंध को भी बलात्कार की श्रेणी में रखते हैं। जैसा कि CNN ने 2020 की रिपोर्ट में किया था कि एक महिला के बलात्कार के दोषी को न्यूनतम 10 साल की जेल का सामना करना पड़ता है और अपराध की परिस्थितियों और विवरण के आधार पर इसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड में बदला जा सकता है। लेकिन होता क्या है, आपको साबित करने में ही 8-10 साल लग जाएंगे। फिर उसके बाद लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट मर्सी वगैरह। जैसे उदाहरण के लिए आप निर्भया केस ले लीजिए। 16 दिसंबर 2012 को 22 वर्षीय फिजियोथेरेपी इंटर्न ज्योति सिंह अपने दोस्त अवनिंद्र प्रताप पांडे के साथ 9:30 बजे रात को मूवी देखकर घर वापस जा रही थी। मुनिरका, जो कि दिल्ली में है, मुनिरका से द्वारका के लिए वो बस पकड़ते हैं। उस बस में पहले से ड्राइवर सहित 6 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक मोहम्मद अफरोज जो 17 साल का नाबालिग था। उन्होंने दोनों से 10-10 रुपए किराए लेते हैं और बस चलने लगी। लेकिन उसके दोस्त को तब शक पैदा हो जाता है कि जब बस अपने रास्ते से ना जाकर किसी और रास्ते पर मुड़ जाती है और वो लोग दरवाजा भी लॉक कर देते हैं। इस पर अवनिंद्र पांडे ने विरोध किया कि बस को किसी दूसरे रास्ते पर क्यों लेकर जा रहे हो। तो उसमें से सवार 6 में से एक ने उनसे पूछा कि तुम इतनी रात को कहां से आ रहे हो। उस पर इन दोनों की, अवनिंद्र की और बस में सवार 2 लोगों से बहस हो जाती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात हाथापाई पर आ जाती है। तो उसमें से 6 में से 5 ने अवनिंद्र को पकड़ करके बहुत मारते हैं, रॉड से पीटते हैं, जिससे अवनिंद्र बेहोश हो जाता है। फिर उन 5 लोगों ने ज्योति को पकड़कर बस की पिछली सीट पर लेकर जाते हैं और वहां उन सभी 6 दरिंदों ने ज्योति के साथ बारी बारी बलात्कार किया। हालांकि
ज्योति ने हमलावरों से लड़ने का पूरा प्रयास किया, जिसमें से ज्योति ने खुद को बचाते बचाते 3 को तो अपने दांतों से बुरी तरह काटा था। पिटाई और बलात्कार खत्म होने के बाद आरोपियों ने ज्योति और अनिंद्र पांडे को चलती हुई बस से बाहर फेंक देते हैं और चले जाते हैं। रात करीब 11 बजे कुछ राहगीरों का पुलिस के पास फोन आता है। वो बताते हैं कि उनको एक लड़का और एक लड़की अर्धनग्न अवस्था में रास्ते पर पड़े मिले। फिर रात में दिल्ली पुलिस उन दोनों को वहां से उठाती है और सफदरगंज अस्पताल में एडमिट करती है, जहां ज्योति को इमरजेंसी वार्ड में वेंटिलेशन पर रखना पड़ा। ज्योति के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों में से एक ने स्वीकारा था कि ज्योति के अंदर से कुछ रस्सी जैसा निकल रहा था, जिसे ज्योति की आंत माना जाता है। बस में से 2 लोहे की रॉड बरामद होती है। बाद में मेडिकल टेस्ट के बाद पता चलता है यही रॉड ज्योति के अंदर प्रवेश कर दिए थे। लोहे की रॉड प्रवेश करने की वजह से ज्योति के गुप्तांगों, गर्भाशय, आंतों पर भारी नुकसान हुआ था, जिसके चलते ज्योति सिंह के बेहतर इलाज के लिए माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल सिंगापुर ले जाया जाता है और 28 दिसंबर रात 8:45 बजे ज्योति की मृत्यु हो जाती है। बाद में सभी आरोपियों को यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के नाम मुकेश सिंह, उसका भाई राम सिंह, विनय शर्मा, अक्षय कुमार, पवन गुप्ता और मोहम्मद अफरोज था। राम सिंह 11 मार्च 2013 की रात को पुलिस कस्टडी में सुसाइड कर लेता है, जिसमें पुलिस ने रिपोर्ट किया कि वो फांसी लगाकर लटक जाता है, जबकि उसके वकील और घर वालों का कहना रहता है कि राम सिंह को पुलिस कस्टडी में हत्या हुई है। बाकी आरोपियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलता है। अभियोजन पक्ष ने 8 जुलाई 2013 को अपना सबूत प्रस्तुत किया। केस की सुनवाई निचले अदालत में चल रही थी और 10 सितंबर 2013 को मुकेश, पवन, विनय और अक्षय को बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया और 3 दिन बाद इन चारों को सजाए मौत सुनाई गई। फिर दोषी हाई कोर्ट जाते हैं, जहां हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखता है और इनको मौत की सजा को बरकरार रखते हैं। फिर दोषियों ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। फिर 18 दिसंबर 2019 को भारत की सर्वोच्च न्यायालय में दोषियों की अपील को खारिज कर दी और 20 मार्च 2020 को तड़के सुबह 5:30 बजे चारों को फांसी की सजा दी गई, जिसमें से मोहम्मद अफरोज, जो कि बलात्कार के वक्त 17 वर्ष था, नाबालिग था, तो उसको केवल 3 साल की सजा होती है, बाल सुधार गृह में रखते हैं और 3 साल बाद उसको छोड़ देते हैं। 7 साल 3 महीना और 5 दिन लग गया उन दरिंदों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में, जब हमारे पास दोषी सबूत सब सामने थे। तो सोचिए ऐसे मामलों में क्या होता होगा कि जहां पे ना हमारे पास सबूत होते हैं ना दोषी होते हैं।